हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जून 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा, जिस लेक्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जून में क्या समसामयिक घटना रही, उन सब पर आधारित विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसमें आता है कि राज्यों के पूंजीगत व्यय के संदर्भ में। राज्यों के पूंजीगत व्यय स्टेट कैपिटल्स एक्सपेंडिचर के बारे में, इसके संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24 योजना के तहत दी गई है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही साथ यह मंजूरी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता 2023-24 के योजना के तहत दी गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना के बारे में जानते हैं कि जो इसमें विशेष सहायता योजना के तहत इसको मंजूरी दी गई है, उसके संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं कि यह विशेष सहायता योजना क्या है। इस योजना की शुरुआत पहली बार वित्त मंत्रालय ने 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान की हुई थी। तो सबसे पहले पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संदर्भ में यह योजना जो स्टार्ट की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, यह कब स्टार्ट की गई है? इसे 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें क्या इसका उद्देश्य है कि पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रोत्साहित करना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। इसकी सहायता के संदर्भ में कि इस योजना के लिए राज्य सरकारों को 5 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। और योजना के भाग के संदर्भ में देखते हैं कि योजना के तहत 8 भाग है, जिसमें भाग 1 के तहत सर्वाधिक यानी 1 करोड़ रुपए आवंटन करने का अधिकार दिया गया है। और उसमें भाग 1 के तहत राज्यों को केंद्रीय करों और उनकी शुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई और यह आवंटन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है। योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हुए होते हैं या क्षेत्रक विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। तो योजना के भाग के संदर्भ में है, जिसमें टोटल 8 भाग हैं, जिसमें पहले भाग के संदर्भ में बताया गया है कि इस भाग पहले के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय करों और शुल्कों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में राशि आवंटित की गई हो और यह आवंटित राशि 15वें वित्त आयोग के अनुसार की गई है। चलिए तो जानते हैं जो इसमें 8 भाग दिए गए, जिसमें पहले भाग को तो हमने देख ही लिया। अब दूसरे भाग के बारे में कि दूसरा भाग पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग हेतु प्रोत्साहन के लिए है, जिसका तीसरा भाग नगर योजना निर्माण संबंधी सुधार से संबंधित है। इसका चौथा भाग शहरी स्थानीय निकायों में वित्त पोषण संबंधी सुधार से संबंधित है। भाग 5 पुलिस स्टेशनों के आसपास इलाके में पुलिस कर्मियों हेतु आवास की सुविधा के संदर्भ में है। भाग 6 राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना यूनिटी मॉल का निर्माण करने के संदर्भ में है। भाग 7 बच्चों और किशोरों के लिए समर्पित पुस्तकालय और डिजिटल अवसंरचना के संदर्भ में है। भाग 8 राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए विक्रेताओं और लाभार्थियों को समय समय पर जारी करने हेतु प्रोत्साहन देना है। तो इस योजना के अंतर्गत जो 8 भाग हैं उनको देख लिया है। अब जानते हैं कि राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के रुझान के बारे में, कि जो राज्यों के द्वारा पूंजीगत व्यय की ओर जो रुझान है उसके संदर्भ में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आता है कि उच्चतर सब्सिडी व्यय का होना। उच्चतर सब्सिडी व्यय के अंतर्गत कि वित्त वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय में कमी के बावजूद सब्सिडी पर राज्यों का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। राज्यों के पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष 2022-23 में 29% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2023 में यह वृद्धि सामान्य या सपाट रही। यह उच्च सब्सिडी के संदर्भ में, जिसमें 2022 में तो वृद्धि हुई, लेकिन 2023 में इसमें कोई वृद्धि देखी नहीं गई। अब जानते हैं पूंजीगत व्यय जीडीपी अनुपात के संदर्भ में कि राज्यों का पूंजीगत व्यय जीडीपी के अनुपात का 2021-22 के 2.3% से बढ़कर 2022-23 में 2.9 होने की उम्मीद है। ऋण और राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के संदर्भ में कि पंजाब में ऋण और जीएसडीपी का अनुपात सर्वाधिक 48% और इसके बाद राजस्थान और हरियाणा का आता है।
तो सबसे ज़्यादा जीएसडीपी का अनुपात कहाँ पर है? पंजाब में, फिर आता है राजस्थान, उसके बाद आता है हरियाणा, और पंजाब में 48% है, जो कि सर्वाधिक अनुपात है। अब आता है पूंजीगत व्यय के लक्ष्य के संदर्भ में कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अध्ययन के अनुसार 25 राज्यों ने वित्त वर्ष में 2023 में समग्र रूप से अपनी पूंजीगत व्यय में निर्धारित लक्ष्य को 76% हासिल कर लिया है। तो इसे कितना हासिल कर लिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार एक अध्ययन किया गया, उसके संदर्भ में देखा गया कि 25 राज्यों के ने जो वित्त वर्ष 2023 में समग्र रूप से अपने पूंजीगत व्यय को निर्धारित किया है, उसके लक्ष्य को 76% प्राप्त कर लिया है। राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के महत्व के बारे में समझते हैं कि इसमें आता है जैसे सबसे पहला गुणक प्रभाव के संदर्भ में। गुणक प्रभाव या पूंजीगत व्यय उच्च गुणक लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें निजी निवेश में वृद्धि करते हैं और आपूर्ति संबंधी बाधाओं को भी कम करते हैं। राज्यों की संयुक्त पूंजीगत व्यय के संदर्भ में कि केंद्र सरकार ने संयुक्त पूंजी व्यय की तुलना अधिक है और इस प्रकार से वह राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार के 8.4 ट्रिलियन रुपए के पूंजीगत व्यय की तुलना में राज्यों ने 10.5 ट्रिलियन रुपए व्यय किए हुए। भविष्य की समृद्धि के संदर्भ में कि भविष्य की समृद्धि में पूंजीगत व्यय रोजगार सृजन और क्षमता विकास माध्यम से भविष्य की आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं। समावेशी विकास के संदर्भ में देखें तो सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में निरंतर सुधार, विशेष रूप से अवसंरचना, अनुसंधान, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सामाजिक सेवाओं पर बल देने पर यह व्यय समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल भूमिका निभा सकते हैं। अन्य राज्यों के सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में देखें कि एक राज्य में किया गया पूंजीगत व्यय दूसरे राज्यों को सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इसमें पूंजीगत राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के महत्व के बारे में जानते हैं। आप जानते हैं राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में विफलता के कारणों के बारे में कि इसमें जब राज्यों के द्वारा जब पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या विफलता के उसके कारण है। पहला आता है जैसे सीमित राजकोषीय विकल्प का होना। सीमित राजकोषीय विकल्प के अंतर्गत आता है कि इसमें FRBM मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व तो बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत यह कानूनी और अनिवार्य किया गया है कि राज्य अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित में रखेगा। राज्य सरकारें वेतन, पेंशन, सब्सिडी आदि के मामले में अपने राजस्व व्यय को कम करने में असमर्थ है, इसलिए वे बजटीय घाटे के मानदंडों का पालन करने हेतु पूंजीगत व्यय में भी कटौती करते हैं। क्षमता की कमी के संदर्भ में कि उचित परियोजनाओं की कमी या कौशल के अभाव के कारण उच्च पूंजीगत व्यय के बावजूद राज्य उसका पूरा लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। राजनीतिक कारणों से व्यय संबंधी निर्णय को प्रभावित होना कि सरकार की अस्थिरता या चुनाव जैसे राज्य स्तरीय राजनीतिक व्यवधान भी पूंजीगत व्यय के संबंध में निर्णय लेने में बाधा करते हैं। भारत में चुनाव फ्री बेज या मुक्त वादे या लोक लुभावन वादों से भी ग्रस्त होता है, जो फिजूलखर्ची को बढ़ावा देता है। यह इसके संदर्भ में जो पूंजीगत व्यय में बढ़ाने की विफलता के कारण है। आप जानते हैं कि पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनके संदर्भ में कि केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय केंद्र सरकार राज्यों को पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने की मदद करने के लिए कर हस्तांतरण की किस्तों की शुरुआत जारी कर रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों को ऋण में विनियमित भी किया गया है। केंद्र ने राज्यों की वार्षिक निवल ऋण उधारी सीमा के हिस्से के रूप में ऑफ बजट सुधारों को शामिल करके राज्यों के लिए सुधार मानदंडों को भी सख्त कर दिया है। ऑफ बजट का आधार राज्य सरकार के संस्थानों, विशेष प्रयोजनों, वाहनों आदि द्वारा किए गए ऋण से होता है, जहां मूलधन और ब्याज का भुगतान उधार लेने वाली संस्थाओं की नकदी प्रवाह और राजस्व से करने के बजाय राज्य सरकार को अपने बजट से किया जाता है। तो यह पूंजीगत व्यय के राज्यों के लिए प्रोत्साहन के उपाय के संदर्भ में कुछ प्रावधान रहे हैं। अब आगे की राय में देखते हैं कि पूंजीगत व्यय के लिए एक मार्ग का होना कि राज्य सरकारें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मार्गों से निवेश को बढ़ावा दे सकती हैं। प्रत्यक्ष मार्ग में भौतिक अवसंरचना और मानव पूंजी पर किए गए व्यय शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष मार्ग में निजी निवेश में वृद्धि करने, सुशासन को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भूमिका निभाते हैं। FDI विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, खुदरा तथा उपभोक्ता सेवाओं को आकर्षित किया जाता है। वित्त आयोग की सहायता से राज्यों के लिए राजकोषीय विवेक पर बल देने के संदर्भ में कि 16वें वित्त आयोग को यह कार्य सौंपा जा सकता है कि वह फ्री बेज के मुद्दे पर गौर करे। राज्यों में ऐसी राजकोषीय गैर समझदारी वाली व्यवहार करने में
हतोत्साहित करने के उपाय की सिफारिश करें। व्यय परिषद के संदर्भ में गठन की आवश्यकता के संदर्भ में कि पूंजीगत व्यय के लिए व्यय परिषद जैसे पर्यवेक्षी निकाय के गठन की आवश्यकता होती है और इनकी भूमिकाओं में संसाधन आवंटन के मामले में दिशा निर्देश तैयार करना होता है और राज्य सरकारों के लिए सर्वोत्तम उदाहरण पर समझौते को बढ़ावा देना और आदि शामिल होता है। राजस्व स्रोतों में वृद्धि के संदर्भ में कि राज्यों को अपनी राजस्व सृजन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे बिजली खनन जैसे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। व्यय का पुनर्संतुलन के संदर्भ में इसमें आवश्यक जगहों पर जरूरत से कम व्यय करने वाले राज्यों को अपने व्यय को तर्कसंगत बनाकर और उसे पुनर्संतुलित कर उसमें सुधार करना चाहिए और इसमें सामाजिक क्षेत्र में होने वाले कम व्यय, कम पूंजीगत व्यय और उच्च सब्सिडी या प्रतिबद्धता व्यय शामिल होते हैं, जिसमें सरकार के प्रतिबद्धता वाले व्यय में मुख्य रूप से ब्याज सब्सिडी या ब्याज भुगतान, वेतन, मजदूरी, पेंशन और सब्सिडी व्यय इसमें शामिल होते हैं। कैम्पेक्स बफर सिस्टम के तौर पर कि राज्यों को पूंजीगत व्यय परियोजना निर्माण का मुख्य धारा में लाना चाहिए। साथ ही यह राजस्व संग्रह अधिक होने के कारण वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, जिसे कैम्पेक्स बफर कोष के गठन पर विचार करना चाहिए ताकि खराब आर्थिक दौर में पूंजीगत व्यय में किसी भी प्रकार की करने की नौबत ना आए। तो यह इसके संदर्भ में आगे के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब जानते हैं शहरी सरकारी बैंक के बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंक को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की अधिसूचना जारी की हुई है। तो यह किसके द्वारा अधिसूचना जारी की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। इसमें घोषित किए गए कुछ उपाय हैं, जिसमें उपायों के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं जैसे नई शाखाओं के संदर्भ में। यूसीबीज अब आरबीआई की पूर्व सहमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष की शाखाओं के 10% तक नई शाखाएं खोल सकती है, जिसका ये उद्देश्य यूसीबी की शाखा खोलने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना है। साथ ही यूसीबी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए लाभ उठाने में सक्षम बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। FSWM के मानदंड के अनुसार कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूसीबीज को अपने बोर्ड से संबंधित नीति को जारी या मंजूरी लेने के लिए FSWM मानदंडों का पालन करना होता है, जिसमें आरबीआई की शर्तों के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए यूसीबीज को FSWM के रूप में चुना जाना चाहिए। तो जिसके संदर्भ में FSWM के मानदंडों को सबसे पहले देखते हैं कि यह मानदंड कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत पहला मानदंड आता है कि CRAR शहरी सरकारी बैंकों को न्यूनतम CRAR में कम से कम 1% अधिक होना चाहिए। 3% से अधिक का निवल NPA में नहीं होना चाहिए। विगत 4 वर्षों में से कम 3 वर्षों में निवल लाभ हुआ हो, बशर्ते कि पिछले वर्ष में निवल घाटा ना हुआ हो। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ISLR मानदंडों के अनुपालन में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए तथा आंतरिक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए और बोर्ड में कम से कम 2 पेशेवर निर्देशक होने चाहिए। कोर बैंकिंग समाधान पूरी तरह से लागू होना चाहिए और पिछले 2 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख मानदंड है। अब आता है कि इसके पहले के फ्रेमवर्क के अनुसार पूर्व मंजूरी प्रक्रिया के तहत यूसीबी की शाखा के विस्तार का भी विकल्प जारी रखा गया है। अब एक मुफ्त निपटान के संदर्भ में क्या यह उपाय सहकारी बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा मंजूर नीतियों के तहत तकनीकी राइट ऑफ की प्रक्रिया शुरू करने और ऋण के साथ निपटान संबंधी समझौता करने की सुविधा प्रदान करती है। इस शर्त में सरकारी बैंकों को अब अन्य वाणिज्यिक बैंकों में बराबर ला दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण संबंधी लक्ष्य के संदर्भ में देखते हैं कि PSL संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा को 2 साल यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के साथ समन्वय के संदर्भ में इसमें कोऑपरेटिव क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए यूसीबीज के साथ समन्वय करने और विषय केंद्रित संवाद के लिए एक नोडल अधिकारी को नामित किया जाएगा। अब जानते हैं शहरी सरकारी बैंक के बारे में। वैसे तो यूसीबीज औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में समझा जाता है कि देश में लगभग 1514 सहकारी बैंक कार्यरत हुए। विनिमय के संदर्भ में कि वर्ष 2020 में सरकार ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में संशोधन किए थे और इन संशोधनों के जरिए शहरी सहकारी बैंकों में आरबीआई की प्रत्यक्ष निगरानी को लाया गया था।
संशोधित कानून ने आरबीआई को संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद सहकारी बैंकों के निर्देशक मंडल की शक्तियों और अपने हाथ से लेने का अधिकार दिया गया था और इससे पहले आरबीआई केवल बहुराज्य सहकारी बैंकों को ही निर्देश जारी कर सकता है। यूसीबीज के विनियामक फ्रेमवर्क को वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए 4 टियर वाली संरचना पर आधारित वर्गीकरण शुरू किया गया। इसमें 4 टियर है, उनको देखते हैं कि इनका वर्गीकरण किस तरीके से किया है। टियर फर्स्ट के अंतर्गत सभी यूनिट या यूसीबीज या एवं वेतनभोगी अर्थात सैलरी अर्नर्स यूसीबीज और 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि वाले अन्य यूसीबी को शामिल किया गया है। टियर सेकंड के अंतर्गत ऐसे यूसीबी जिनकी जमा राशि 100 करोड़ रुपए से अधिक है 1000 करोड़ रुपए तक है, उनको शामिल किया गया है। और टियर थर्ड के अंतर्गत ऐसे यूसीबी जिनकी जमा राशि 1000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक है, उनको शामिल किया गया है। और टियर 4 के अंतर्गत ऐसे यूसीबी जिनकी जमा राशि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है, उनको शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत इसके 4 चरण है। न्यूनतम नेटवर्थ के संदर्भ में कि केवल एक जिले में कार्यरत 1 यूसीबी का न्यूनतम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होना चाहिए और अन्य सभी यूसीबी के लिए न्यूनतम नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, जैसा कि प्रेजेंट में अभी 100 करोड़ से रुपए से 1000 करोड़ तक है, जिसमें 2 करोड़ तक का होना चाहिए। इसके संदर्भ में बताया गया है। अब आता है कि जोखिम भारित संपत्ति की तुलना में पूंजीगत अनुपात में कि टियर फर्स्ट में यूसीबी को सतत आधार पर जोखिम भारित संपत्ति न्यूनतम 9% CRAR के रूप में बनाए रखना होगा और टियर 2 में से टियर 4 में श्रेणी वाले यूसीबी को सतत आधार पर RWA का न्यूनतम 12% CRAR रखना होगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण संबंधी लक्ष्य के संदर्भ में कि शहरी सहकारी बैंकों को अपने कुल ऋण का 75% PSL के लिए रखना होगा और इसमें MSME को ऋण, निर्यात ऋण, आवास, शिक्षा और कृषि ऋण आदि देना शामिल है। अब आता है यूसीबी से संबंधित समस्याओं के बारे में। सबसे पहली समस्या आती है उच्च सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के बारे में। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार यूसीबी का सकल एनपीए अनुपात 8.7% है, जबकि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का यह अनुपात 3.9% है। इसके अलावा यूसीबी अन्य एससीबी के लघु वित्त बैंकों, पेमेंट बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नेंस संबंधी समस्याओं के संदर्भ में कि यूसीबी कई आंतरिक कमजोरियों से ग्रस्त होता है, साथ ही ये धोखाधड़ी को रोकने में भी असमर्थ रहे हैं। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण 2019 में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकों का पतन इसका एक प्रमुख उदाहरण रहा है। सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने में असमर्थ होने के संदर्भ में कि पूंजी आधार कम होने से के कारण आवश्यक संसाधन का ना हो कार्यबल में, ना ही प्रौद्योगिकियों में उपयोग हो पाता है। फिनटेक जैसी नई संस्थानों द्वारा अपनाई गई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विशेष ग्राहक समूह को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। शीर्ष प्रबंधन के प्रभुत्व के संदर्भ में कि यूसीबीज प्रमोटर संचालित कंपनी की तरह होते हैं, जिसमें शीर्ष प्रबंधन के सभी मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उच्च लागत आय अनुपात के संदर्भ में देखें तो अधिकांश यूसीबी कुशलतापूर्वक काम करने में विफल रहते हैं और उनका लागत आय अनुपात उच्च स्तर पर रहता है। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में यूसीबी की औसत लागत आय अनुपात लगभग 10% होता है, जिसमें लागत आय से आशय होता है कि कोई बैंक अपने संचालन में कितना धन खर्च कर रहा है, इस अनुपात में कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है इसके संदर्भ में, जिसमें बहुत सारे सहकारी बैंक शहरी सहकारी बैंक स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए उनकी प्रक्रिया और उत्पाद स्थानीय आवश्यकताओं पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऋण बाजार और तरलता संबंधी उच्च जोखिम के संदर्भ में कि आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार कुछ यूसीबी को निम्नलिखित संकटों का सामना कर रही है, जिसमें ऋण जोखिम होता है, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम या नकदी की कमी संबंधी जोखिम होता है। बैंकिंग क्षेत्र में कम हिस्सेदारी के संदर्भ में कि बैंकिंग क्षेत्र में यूसीबी की बाजार हिस्सेदारी कम होती है और लगभग या 3% है। अब जानते हैं यूसीबी के इम्पोर्टेंस के बारे में कि यह बैंकिंग सुविधाओं से रहित व्यापक क्षेत्रों में पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। प्रमुख रूप से यह घरेलू क्षेत्र को केंद्रित करता है। जमीनी स्तर पर बेहतर नेटवर्क उपलब्धता होती है। इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। इन्हें व्यापक स्तर पर वित्तीय समावेशन हेतु उपयोग किया जाता है। कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक उत्थान में सहायता प्रदान की जाती है। इसके संदर्भ में उचित ब्याज दर में ऋण प्रदान करते हैं। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख इंपोर्टेंस होते हैं कि यह इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है।
अब आता है कि यूसीबी की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अन्य पहलें की गई हैं, जिसमें पहली पहल आती है पर्यवेक्षी कार्यवाही कार्य फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें वित्तीय संकट का सामना कर रहे यूसीबी के संकट के शीघ्र समाधान पर बल दिया गया है। इसमें कुल निर्धारित वित्तीय सीमाओं के उल्लंघन होने पर यूसीबी को अपने स्तर पर सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करनी होती है, जिससे आरबीआई पर्यवेक्षी कार्यवाही करता है। स्वैच्छिक रूपांतरण के लिए योजना के संदर्भ में कि आरबीआई ने 2018 में पात्र यूसीबी को लघु वित्त बैंक में स्वैच्छिक रूपांतरण के लिए एक योजना की घोषणा की हुई। अम्ब्रेला संगठन के अंतर्गत देखते हैं कि आरबीआई ने यूसीबी क्षेत्रों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के गठन हेतु 2019 में विनियामकी स्तर पर एक अनुमति दी थी। इसमें यूसीबी की स्वैच्छिक आधार पर अम्ब्रेला संगठन में पूंजीगत योगदान देने की अनुमति की गई थी। ऐसी संभावना व्यक्त की गई थी कि यह अम्ब्रेला संगठन साझा उपयोग के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी अवसंरचना भी स्थापित कर सकता है। इसके अलावा यह संगठन फंड और अन्य परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है। अन्य कदमों के संदर्भ में देखें कि यह यूसीबी को अपने ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करने की अनुमति दी गई है। शहरी सहकारी बैंक द्वारा किए जा रहे व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को दोगुनी से अधिक कर दी गई है। इसके संदर्भ में निष्कर्ष के तौर में समझें कि शहरी सहकारी बैंकों में दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक होगा कि वे प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाएं, स्पष्ट जवाबदेही प्रक्रियाओं को स्वीकार करें और समग्र वित्तीय प्रणाली के बाधा रहित एकीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करें। इन उपायों को धीरे धीरे लेकर निरंतरता के साथ लागू करने से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुनिश्चित होगी। अब जानते हैं महत्वपूर्ण खनिज के बारे में कि हाल ही में खान मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर देश की पहली रिपोर्ट जारी की हुई है। इससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए एक समिति की गठन की हुई है। इस समिति के गठन में इस सूची में 17 दुर्लभ भूधातुओं और 6 प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के साथ 30 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया है। इसमें प्रत्येक खनिज को भारत के भूवैज्ञानिक भंडार में उनकी सीमित उपलब्धता के आधार पर महत्वपूर्ण खनिज के रूप में नामित किया गया है। इसमें दुर्लभ भूधातुओं में शामिल खनिजों के बारे में देखें तो इसमें 15 लेंटेनाइट जो आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57, लेंथेनम से 71 तक है, स्कैंडियम जो परमाणु संख्या 21 और इरिट्रियम यह 39 है। REEs मतलब दुर्लभ भूधातुओं को हल्के दुर्लभ भूधातुओं और भारी दुर्लभ भूधातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें कोई खनिज कितना महत्वपूर्ण है इसका आकलन 2 मुख्य मापदंडों के आधार पर किया जाता है। कोई खनिज कितना इम्पोर्टेंस होता है वह 2 महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसमें एक होता है इसके अंतर्गत देखते हैं जैसे आर्थिक महत्व के संदर्भ में और आपूर्ति संबंधी जोखिम के संदर्भ में। कि आर्थिक महत्व के संदर्भ में देखें कि यह व्यवधान की संभावना हो, सब्स्टिबिलिटी इंडेक्स हो, GBA गुणक स्कोर हो, क्रॉस कटिंग इंडेक्स हो। आपूर्ति संबंधी जोखिम में देखते हैं कि गवर्नेंस खनिज संकेंद्रण हो, एड ऑफ और लाइफ रिसाइकलिंग रेट्स हो, आयात निर्भरता और आत्मनिर्भरता हो, सब्स्टिबिलिटी इंडेक्स हो। इसके संदर्भ में इसके कुछ गुणवत्ता मानक को देखा जाता है कि यह भारी और हल्के दुर्लभ तत्वों के संदर्भ में इनके तरीके से वर्गीकृत किया गया है। और इसका निर्धारण 2 मानकों पर होता है, जैसे कि पहला मानक होता है आर्थिक महत्व और आपूर्ति संबंधी जोखिम, यह इसका दूसरा है। अब आता है कि इस सूची में खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, रणनीतिक योजना और निवेश संबंधी निर्णय लेने में एक मार्गदर्शक फ्रेमवर्क के रूप में काम करेगी। अब जानते हैं महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में कि महत्वपूर्ण खनिज क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इनके संदर्भ में समझते हैं। कि महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व होते हैं जो आज अनिवार्य हो चुकी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु आधार होते हैं। साथ ही अक्सर इन खनिजों को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने का खतरा बना रहता है। और महत्वपूर्ण खनिज कुछ उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट और तांबा होते हैं। इसमें भारत के लिए कोबाल्ट के प्रमुख आयात स्रोत जैसे चीन, अमेरिका, जापान है। लिथियम के लिए प्रमुख आयात स्रोत चिली, रूस, चीन है। निकेल के लिए स्वीडन और चीन है। इन खनिजों का इस्तेमाल अब हर जगह किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और सौर पवन टरबाइन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके संदर्भ में है। अब प्रत्येक क्षेत्र देश में अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को रणनीतिक विचारों के आधार पर इन खनिजों को अपनी अलग अलग सूची बनाता है। तो इसके संदर्भ में इसके प्रमुख है, जिसमें इसके सबसे पहले इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं कि भारत में महत्वपूर्ण खनिज पहचान प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य क्या है।
जैसे पहला उद्देश्य आता है कि आर्थिक समृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगार सृजन का समर्थन करना। दूसरा आता है अनुसंधान, नवाचार का अन्वेषण और बढ़ावा देना। सहयोगी देशों के वैश्विक सुरक्षा और साझेदारी को बढ़ावा देना। चौथा आता है अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। जलवायु कार्यवाही और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य है। अब आता है कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व के बारे में। ये सबसे पहले इसकी आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, और जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने के संदर्भ में क्या महत्व है, रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में इसके क्या महत्व है, इन सबको देखते हैं। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में देखें कि यह लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम जैसे खनिज हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि के विकास के लिए आवश्यक होता है, जो देश में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रचुर भंडार में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सकती है। साथ ही इससे आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार के व्यवधान में सुरक्षा प्राप्त होती है। जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसमें कुछ महत्वपूर्ण खनिज जैसे जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, पवन टरबाइन आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिसमें रक्षा के संदर्भ में देखें तो इसमें लिथियम, निकेल, सिलिकॉन जैसे महत्वपूर्ण खनिज एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के उपयोग में की जाने वाली प्रौद्योगिकियां एवं सामग्री के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के संदर्भ में देखें कि भारत को अपने भू आर्थिक लक्ष्यों, ऊर्जा सुरक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों, खनिज सुरक्षा और 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज की जरूरत होती है। अब जानते हैं महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी कुछ चिंताओं के बारे में, जिसमें पहली आती है जैसे आयात पर निर्भरता का होना। देश में विनिर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी कुछ महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियां खनन के लिए अभी तैयार नहीं है। वहीं कई ऐसे महत्वपूर्ण खनिज भी हैं जिनका देश में कोई ज्ञात संसाधन मौजूद नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्या के संदर्भ में देखें कि यह महत्वपूर्ण खनिजों का खनन कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हो या इनका प्रसंस्करण कुछ जगहों पर केंद्रित हो तो इनकी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इससे इनकी कमी का संकट पैदा हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि चीन ने स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए जरूरी दुर्लभ भूतत्व खनिजों के 3/5वें हिस्से का खनन किया था, जिसमें 4/5वें हिस्से में अधिक का संस्करण चीन में ही किया जाता है। व्यापार नीतियों के संदर्भ में कि महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति व्यापार समझौते पर निर्भर करती है और ये समझौते घरेलू हितों को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया के पास विश्व में निकिल का सबसे बड़ा भंडार है। इससे कच्चे निकिल आरएक्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, क्योंकि यह अपने देश में निकिल प्रसंस्करण उद्योग विकसित करना चाहता है। आवधिक आकलन के अभाव में कि भारत ने जरूरी खनिजों की महत्ता का अंदाजा लगाने के लिए समय समय पर आकलन नहीं किया जाता है। इस वजह से जरूरत पड़ने पर खनिजों के लिए अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है। इससे जोखिम शमन की दीर्घकालिक योजनाएं भी प्रभावित होती हैं। सीमित विकल्प और पुनर्चक्रण के संदर्भ में कि इन खनिजों के विकल्प की कमी होती है, साथ ही ये खनिज उपयोग के बाद पुनर्चक्रण योग्य नहीं बच पाते हैं। अब इसके संदर्भ में देखते हैं इसके महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला के 5 स्तंभ होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला स्तंभ आता है कि मिड स्ट्रीम प्रसंस्करण शोधन धातुकर। दूसरा आता है डाउन स्ट्रीम घटक, जिसमें विनिर्माण, स्वच्छ और डिजिटल उन्नत प्रौद्योगिकी का उत्पादन। तीसरा आता है अप स्ट्रीम खनन एवं निष्कर्षण। चौथा आता है अप स्ट्रीम अन्वेषण। पांचवा आता है मटेरियल रिकवरी या सामग्री पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण होता है। इसके संदर्भ में इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में की गई पहलों के बारे में जानते हैं कि सबसे पहली पहल आती है भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के बारे में। क्या ऑस्ट्रेलिया में संसाधित महत्वपूर्ण खनिजों के आधार पर नई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करेगा। इससे भारत को अपने विद्युत नेटवर्क से उत्सर्जन को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र को बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा आता है खनिज सुरक्षा साझेदारी के संदर्भ में कि अमेरिका के नेतृत्व में 14 देशों का साझेदारी मंच होता है, जिसमें भारत भी एमएसपी में शामिल हो गया है। और इस मंच का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना है। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 के बारे में कि इसमें पारित होने के बाद यह खाने की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा तथा खनन क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के संदर्भ में कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने और चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए SCRI आरंभ किया हुआ है, सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव को आरंभ किया हुआ है। आगे की राय में देखते हैं कि खान मंत्रालय की सिफारिशों के संदर्भ में खान मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशें कौन कौन सी हैं। पहली आती है कि महत्वपूर्ण खनिजों को एक राष्ट्रीय संस्थान या उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।
खान मंत्रालय के अधीन एक अलग विंग बनाया जाना चाहिए। विदेशी खान परिसंपत्तियों के रणनीतिक अधिग्रहण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। प्रौद्योगिकियों के प्रसंस्करण और परिशोधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिनव वित्त पोषण तंत्र स्थापित करना चाहिए। प्रौद्योगिकियों के प्रसंस्करण और परिशोधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अभिनव वित्त पोषण तंत्र स्थापित करना चाहिए। महत्वपूर्ण खनिजों की सूची को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए, खासकर हर 3 साल में। ऐसा खान मंत्रालय के द्वारा की गई सिफारिशें हैं कि ऐसी प्रक्रियाओं को भविष्य के लिए लागू किया जाना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के संदर्भ में कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आघातों के प्रति लचीलापन विकसित करने के लिए विविधतापूर्ण आपूर्ति की जरूरत होती है, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने, चीन पर निर्भरता कम करने और रूस यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 जैसी बाधाओं से निपटने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के संदर्भ में कि राष्ट्रीय सरकार को या भारत सरकार को लिथियम सहित महत्वपूर्ण धातुओं के भंडार के स्रोत पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता होती है और इससे लिथियम सेल के स्वदेशी विकास में तेजी लाने और उनमें विश्वसनीय मूल्य श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी। आप जानते हैं भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के बारे में। सेमीकंडक्टर उद्योग हाल ही में केंद्र सरकार ने संशोधित सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स या डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया हुआ है। संशोधित सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में, इसमें मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया का कार्यक्रम का शुभारंभ किया हुआ था। इसे एक संधारणीय सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य इन कंपनियों भागीदारों को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिजाइन में कार्य में लगे हुए हैं। इस योजना के लिए 6 वर्षों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। नोडल एजेंसी के अंतर्गत इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का कार्यक्रम लागू करने के लिए एक नामित नोडल एजेंसी है। इसके संदर्भ में यह नोडल एजेंसी प्रस्तावित की गई है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार के बारे में सबसे पहले बाजार के आकार के संदर्भ में देखते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक 64 बिलियन तक पहुंच जाएगा और यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक वृद्धि को दर्शाता है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एवं सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अनुसार भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 15.1% की दर से बढ़ रही है। चिप विनिर्माण में कि भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन का केंद्र बन गया है और हर साल 2000 चिप्स डिजाइन किए गए। उद्योग में अनुसंधान एवं विकास में कि इस उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और एम्बेडेड सिस्टम सहित रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त किया गया है। इसके संदर्भ में इसके कुछ सेमीकंडक्टर बाजार के संदर्भ में कुछ प्रावधान है। अब देखते हैं संशोधित सेमीकॉम इंडिया कार्यक्रम के तहत 4 योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पहली योजना आती है भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना का होना। जिसमें उद्देश्य के तौर पर देखते हैं, इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर फैबर निर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना ताकि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापित करने के लिए संशोधित योजना होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य डिस्प्ले फैब्रिकेशन केंद्रों की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करना ताकि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत किया जा सके। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर ATMP या OSAT केंद्रों की स्थापना के लिए संशोधित योजना होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य अलग अलग अर्धचालक निर्माण केंद्रों की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करना है। तथा डिजाइन से समृद्ध योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन को 100 घरेलू कंपनियों का पोषण करना है। साथ ही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में महत्वपूर्ण स्वदेशीकरण प्राप्त करना। इसके अंतर्गत यह प्रमुख 4 योजनाएं कार्यरत होनी चाहिए और जिस तरीके से ये चल रही हैं उसको और सुचारू रूप से कार्यान्वित हो जाएंगी और हो ही रही हैं। अब आता है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर परिषद और भारत की भूमिका के संदर्भ में। इसके प्रमुख निर्माता में देखते हैं कि वर्तमान में ताइवान माइक्रोचिप्स के विनिर्माण में विश्व में अग्रणी रहा है। यह दुनिया का 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। अमेरिका चीन के संघर्ष को देखते हैं कि इसमें वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी के स्तर पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। यूएसए ने चिप्स एंड साइंस एक्ट पारित किया हुआ है। देश ने चिप्स के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की हुई है। चिप 4 अलायंस का गठन किया गया है। चीनी सेमीकंडक्टर उद्योग को अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। चीन का कदम देखें कि चीन ने सेमीकंडक्टर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली 2 प्रमुख धातुओं
जिसमें जर्मेनियम गैलियम का प्रतिबंध लगाया गया है। भारत की भूमिका के संदर्भ में देखें कि भारत ने खुद को क्रिटिकल सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख पक्ष में स्थापित किया हुआ है। यह कंपनियों को उनके उत्पादन केंद्रों को चीन के बाहर अन्य देशों में स्थापित कर आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का अवसर प्रदान करती है। 2022 में भारत ने इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया और इसके अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध योजना प्रारंभ की है, जिसमें भारत ताइवान और न्यू साउथ बाउंड नीति का प्रमुख लाभार्थी हो सकता है। और यह नीति व्यापार और निवेश को चीन से दक्षिण पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया में स्थानांतरित करने पर केंद्रित है। तो यह इस नीति के संदर्भ में भारत की भूमिका है। भारत के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व के बारे में जानें कि यह बाजार पहला होता है कि बाजार में वृद्धि का होना कि वर्तमान में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार का मूल्य लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह उभरती प्रौद्योगिकियों की बढ़ती पैठ को देखते हुए इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में है कि यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के विजन में भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। साथ ही इस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए एक सक्षम माहौल बनाना भी इसका विजन है तथा एनपीई 2019 की मुख्य रणनीतियों के लिए एक चिप घटकों के डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन सुविधाओं और एक इकोसिस्टम की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान करती है। रणनीतिक महत्व को देखें कि इसमें रणनीतिक महत्व में इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व हासिल करना होता है जो देश की महत्वपूर्ण सूचना और संरचना की सुरक्षा के लिए जरूरी रहता है। इस कार्यक्रम के जरिए बड़े वैश्विक चिप विनिर्माताओं को आकर्षित किया जा सकता है ताकि वे भारत को अपना उत्पादन केंद्र बना सके और इससे सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत में चुनौतियां या बाधाओं के संबंध में कि इसमें के अंतर्गत क्या क्या बाधाएं आती हैं। पहली आती है कि अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का होना कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण फैब्स क्लस्टर की अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्सर चुनौतियां आती हैं। इससे जल की निरंतर आपूर्ति, निर्बाध विद्युत आपूर्ति जैसी चुनौतियां शामिल होती हैं। लंबी अवधि के संदर्भ में देखिए यह अत्याधुनिक फैब को पूर्ण उत्पादन स्तर पर प्राप्त करने के लिए 5 वर्षों तक का समय लग सकता है और दूसरी ओर विनिर्माण अवधि की शुरुआत से ही पूर्ण वित्त पोषण और श्रम की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। संयंत्र या सुविधा केंद्र स्थापित करने में देरी के संदर्भ में कि जिन 3 संस्थानों ने चिप्स बनाने के लिए आवेदन किया था वे सभी संयंत्र स्थापित करने की बाधाओं का सामना कर रहे हैं और इससे उनके विनिर्माण केंद्रों को देरी करने का सामना करना पड़ रहा है। कुशल कार्यबल की कमी के संदर्भ में कि इसमें डिवाइस फिजिक्स और प्रोसेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शायद ही कोई प्रशिक्षित सेमीकंडक्टर इंजीनियर उपलब्ध होगा। इकोसिस्टम की आवश्यकता के संदर्भ में देखें कि इसमें जगह की खोज और वहां संरचना निर्माण के अलावा फैब फैसिलिटी को चिप्स के बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की उच्च शुद्धता वाले गैसों और वेफर्स की आवश्यकता होती है और वर्तमान में भारत में इससे कच्चे माल को बाहर से आयात करना पड़ता है। इसके संदर्भ में आगे की राह में देखें कि इसमें इकोसिस्टम का विकास होना चाहिए कि जिससे सेमीकंडक्टर डिजाइन विनिर्माण सुविधाओं के अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को शामिल करने हेतु सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करना चाहिए। कौशल विकास के संदर्भ में देखें कि भारत को अपने जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आवश्यक उच्च कौशल श्रमिकों को कमी दूर करने हेतु प्रशिक्षण को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना जिससे अनुसंधान और विकास पर खर्च में वृद्धि करनी चाहिए और इसके अलावा नवाचार संस्कृति विकसित करने की जरूरत होगी। उद्योग को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में कि इसमें में छात्रों को प्रशिक्षण इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा जगत के लिए सहयोग करने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निवेश हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। भागीदारी के संदर्भ में कि भागीदारी आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता बढ़ाने और आवश्यक कच्चे माल और प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान और जापान जैसे देशों में भागीदारी को मजबूत किया जाना चाहिए तथा विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के संदर्भ में देखें कि इसमें भारत को एक अनुकूल माहौल तैयार करने की आवश्यकता है ताकि कंपनियों को भारत के विनिर्माण बेस में स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसके संदर्भ में अब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर होते क्या है। सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक पदार्थ होते हैं जिन्हें कंडक्टर या इंसुलेटर के मध्य की चालकता होती है। सेमीकंडक्टर विद्युत तत्व हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम अथवा यौगिक हो सकते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड होते हैं। यही एक सेमीकंडक्टर चिप या सेमीकंडक्टर नेटवर्क होती है जो इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर उपयोग करने वाले उद्योगों के उत्पाद में शामिल है जिसमें मोबाइल उपकरण, दूरसंचार उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, कंप्यूटिंग उपकरण, ऑटोमोबाइल आदि इसके अंतर्गत इसके कुछ
औद्योगिक उत्पादों में शामिल होने वाले सेमीकंडक्टर हैं। अब आता है कि मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में या माहिर के बारे में। मिशन ऑन एडवांस ऑन हाई इम्पैक्ट रिसर्च मतलब माहिर। यह हाल ही में विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च की शुरुआत की हुई है। इसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना है। माहिर के बारे में, इसका उद्देश्य यह मिशन ऊर्जा क्षेत्र के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों तथा भविष्य में प्रासंगिक रहने वाले क्षेत्रकों की पहचान करेगा। यह ऊर्जा क्षेत्रकों के लिए एक जीवंत और नवोन्मेष परिवेश का निर्माण करता है। साथ ही ये विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए इस क्षेत्र में हितधारकों का एक साझा मंच उपलब्ध कराएगा। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान करेगा और उनके वाणिज्यीकरण को आसान बनाएगा। यह ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में तेजी लाने तथा विदेशी संबंधों और भागीदारी का लाभ उठाएगा। यह मिशन विद्युत क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों की सूची में शामिल करने में मदद करेगा। तो इसके प्रमुख उद्देश्य है माहिर के संदर्भ में इसके वित्त पोषण के संदर्भ में देखते हैं कि इनका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। यह विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ साथ केंद्र के बजटीय संसाधनों से इसका वित्त पोषण किया जाएगा। इसका दृष्टिकोण मिशन यह प्रौद्योगिकी जीवन चक्र के आधार पर लागू होगा तथा आइडिया टू प्रोडक्ट पर आधारित होगा, यानी कि उत्पाद की अवधारणा से लेकर उसके विनिर्माण तक की अवधि के लिए इसे शामिल किया जाएगा। अवधि के संदर्भ में देखें कि इसकी जो मिशन की शुरुआत 2023-24 से 2027-28 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए इसको तैयार किया गया है। मिशन की संरचना के संदर्भ में देखें कि इसकी संरचना किस तरीके की है। इसमें की संरचना में पहले नंबर पर आता है जैसे तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति के बारे में, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्रालय प्राधिकरण का अध्यक्ष करता है, जिसका मुख्य कार्य समिति में विद्युत क्षेत्र में विश्व स्तर पर जारी अनुसंधान और उभरते क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं पहचान करेगी। साथ ही इस संबंध में शीर्ष समिति को सिफारिश देगी। इसके संदर्भ में इसके मुख्य कार्य है। फिर आता है शीर्ष समिति के संदर्भ में देखें कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत और नवीन या नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाती है, जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार करेगी तथा अनुसंधान और प्रस्ताव को मंजूरी देगी। इसके अंतर्गत यह समिति गठित की जाएगी जिसमें यह कार्य होगा तथा साथ ही यह समिति उनकी प्रगति की निगरानी भी करेगी। यह शीर्ष समिति के संदर्भ में। इसके कवरेज को देखें तो इसका कवरेज दुनिया भर में कंपनियों, संगठनों, आउटकम लिंक्ड या फंडिंग के प्रस्ताव को आमंत्रित करता है। प्रस्ताव का चयन, इसमें योजना के प्रस्तावों का चयन गुणवत्ता सह लागत आधारित चयन की प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। पेटेंट, इसके तहत विकसित तकनीक के बौद्धिक संपदा अधिकार को भारत सरकार और अनुसंधान एजेंसी द्वारा सामूहिक रूप से साझा किया जाता है। इसके संदर्भ में जाना मिशन के संदर्भ में कि माहिर की क्या अवधि है, मिशन की संरचना क्या है, इसके अंतर्गत क्या समिति गठित की गई है, इसका कवरेज क्या है, इसके प्रस्ताव के चयन के संदर्भ में और पेटेंट के संदर्भ में इसको देखा हुआ है। अब देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में उभरती हुई कुछ प्रौद्योगिकियों के बारे में। और उस विद्युत क्षेत्र में उभरती हुई कुछ प्रौद्योगिकी जैसे पहली आती है एयरजेन के बारे में। एयरजेन यह वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूदा जलवाष्प से विद्युत पैदा करने में सक्षम होती है। दूसरी आती है माइक्रोग्रिड के संदर्भ में कि ये स्थानीय ऊर्जा ग्रिड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से या बड़े परंपरागत ग्रिड से जुड़कर कार्य करते हैं। फिर तीसरा आता है पावर वॉल के संदर्भ में कि इससे स्वच्छ ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि जब चाहे इसका उपयोग कर सके। वर्टिकल विंड टरबाइन के संदर्भ में कि यह पास से गुजरने वाले वाहनों को उत्पन्न तरंगों को कैप्चर करती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियां हैं। अनुसंधान हेतु 8 चिन्हित क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत पहला क्षेत्र आता है जैसे कार्बन कैप्चर का होना, इंडिजीनस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का होना, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी के नैनो तकनीक, ठोस अवस्था वाला रेफ्रिजरेशन, भूतापीय ऊर्जा का होना, लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी के विकल्प की तलाशना, खाना पकाने के लिए भारतीय तरीकों के अनुरूप इलेक्ट्रिक कुकर या पैन में परिवर्तन लाना, परिवहन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन या हाई इफिशियंसी फ्यूल सेल का होना तथा कार्बन कैप्चर। इसमें अनुसंधान के अंतर्गत 8 प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। अब आता है कि विद्युत क्षेत्र में हाल ही में शुरू की गई प्रमुख पहलों के बारे में देखते हैं कि सबसे पहली पहल आई है विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देना। विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए संदर्भ में कि वित्त मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय में सुधारों के बदले राज्यों को उनके सालाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.25 से 0.5% तक का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। इस पहल की घोषणा 2021-22 से 4 साल की अवधि के लिए
2024-25 तक के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें राज्यों के लिए उधारी की यह व्यवस्था की गई है और उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र में किए गए विशेष सुधारों को कार्यान्वित करने पर निर्भर है। जिसमें राज्यों द्वारा पूरा किए जाने के लिए अनिवार्य सुधार में जिसमें आता है कि राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉम्स के घाटे के लिए उचित वित्तीय जवाबदेही व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। वित्तीय व ऊर्जा संबंधी लेखाओं पर समय प्रस्तुतिकरण तथा समय का लेखा परीक्षा का होना, कानूनी और विनिमय आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके कुछ राज्यों द्वारा पात्रता को पूरा किए जाने वाले कुछ अनिवार्य सुधार हैं। अब आता है मार्केट कपलिंग के बारे में कि मार्केट कपलिंग के बारे में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने CERC में विद्युत एक्सचेंजों की मार्केट कपलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य अलग अलग विद्युत एक्सचेंज में एक समान कीमतें बनाए रखना है। मार्केट कपलिंग से आशय सरकार के स्वामित्व की एकल पावर ट्रेकिंग इकाई से होता है, जिसके तहत देश के सभी विद्युत एक्सचेंजों में खरीद और बिक्री संबंधी बोलियों को एकीकृत किया जाएगा। फिर इसका मिलान करके विद्युत की एक समान मूल्य मार्केट क्लियरिंग प्राइस को निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में भारत के 3 पावर एक्सचेंज के अलग अलग MCPs हैं, जो 3 पावर एक्सचेंज हैं, जिनमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। इसके अंतर्गत 3 पावर एक्सचेंज हैं। वर्तमान में IEX विद्युत बाजार में एक अधिकार है, जिसमें कुल विद्युत बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 90% है। मार्केट कपलिंग से निम्नलिखित मार्ग को प्रशस्त होना, जैसे कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच तंत्र को अपनाकर एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक फ्रिक्वेंसी, एक कीमत फ्रेमवर्क को लागू किया जाएगा। मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच तंत्र में राज्य के भीतर और राज्यों के बीच दोनों स्तर पर लगभग 1400 बिलियन यूनिट बिजली का संपूर्ण वार्षिक खपत को पूरा करने के लिए एक केंद्रीकृत शेड्यूल लिंक की परिकल्पना की गई है और इसमें बाजार के लिए विद्युत डेरिवेटिव्स का आरंभ भी किया जा सकेगा। इसके संदर्भ में कुछ प्रावधान है और इसके बारे में है। अब आता है संसाधन पर्याप्तता योजना फ्रेमवर्क के दिशा निर्देश के बारे में कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से विद्युत या संशोधन नियम 2022 के नियम 616 के तहत इसे तैयार किया गया। इस दिशा निर्देशों को लक्ष्य विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की खरीद के लिए एक संसाधन पर्याप्तता फ्रेमवर्क स्थापित करना है और इससे निर्धारित समय सीमा के भीतर विद्युत प्रणाली का विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित हो सकेगा और अपने क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की खरीद सुनिश्चित करना डिस्कॉम पर वैधानिक दायित्व होता है। और ये दिशा निर्देश उपभोक्ताओं के किफायती मूल्य पर 24/7 विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है। दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं को देखें कि तो ये भविष्य में विद्युत की मांग का आकलन करने और इसकी खरीद के लिए अग्रिम कार्यवाही करने हेतु एक समयबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रदान करती है। उचित लागत पर भविष्य में विद्युत की मांग होने पर विद्युत में वृद्धि को विश्वसनीय रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक नई उत्पादन क्षमताओं, ऊर्जा भंडारण और अन्य लचीले संसाधनों का पहले से ही आकलन किया जाएगा। डिस्कॉम द्वारा क्षमता से संबंधित जो भी अनुबंध किए जाएंगे उसमें दीर्घ या मध्यम और अल्पकालिक अनुबंध शामिल होंगे। इससे डिस्कॉम अपने उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत पर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। इसमें दीर्घकालीन अनुबंधों की हिस्सेदारी 75 से 80% तक रखने का सुझाव दिया गया है। मध्यम अवधि के अनुबंध के लिए 10 से 20% तक होना चाहिए, जबकि विद्युत की शेष मांग को अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। विद्युत मंत्रालय पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु हैं। अब आता है विद्युत या उपभोक्ताओं के अधिकार संशोधन नियम 2023 के बारे में कि केंद्र सरकार ने विद्युत नियम 2020 में संशोधन किया हुआ है। इन नियमों को उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्ता विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत के नए कनेक्शन, रिफंड, अन्य सेवाएं समन्वित तरीके से प्रदान की जाएंगी। उपभोक्ता अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर सेवा प्रदाताओं को जुर्माना लगाया जाएगा और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने अब निम्नलिखित बदलाव करने के लिए विद्युत संशोधन नियम 2023 पेश किए हुए हैं। इसके बदलाव और इससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखें कि इसमें बदलाव टाइम ऑफ द डे प्रशुल्क की शुरुआत होती है, जिसमें पूरे दिन हर समय बिजली के लिए एक ही दर पर शुल्क वसूलने की बजाय बिजली की कीमत में समय विशेष के अनुसार अलग अलग होती है। जिसमें सौर घटक के अंतर्गत देखें कि यह सौर घटक के द्वारा यह बिजली टैरिफ को 20% कम करेगा, जबकि अधिक खपत वाले घंटों में यह 10 से 20% से अधिक होगा तथा इससे उपभोक्ता अपने बिजली का बिल कम कर सकेंगे। साथ ही इससे विद्युत प्रणाली में संसाधनों को अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिलेगी।
स्मार्ट मीटरिंग के प्रावधान में संशोधन के संदर्भ में देखते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद से लगाने की तिथि से पहले की अवधि के लिए स्मार्ट मीटर में दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख प्रावधान है जिससे संबंधित कुछ तथ्य रहे हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय विद्युत योजना के बारे में। राष्ट्रीय विद्युत योजना हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 से 2032 तक की अवधि के लिए मतलब 10 साल के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित किया हुआ है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत CEA और राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक NEP तैयार करनी होगी। साथ ही इस योजना को 5 वर्ष में एक बार अधिसूचित करना होगा। NEP में पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 की समीक्षा, अगले 5 वर्षों 2022 से 2027 तक के लिए एक विस्तृत योजना और उसके अगले 5 वर्षों 2027 से 2032 के लिए एक संभावित योजना को शामिल किया गया। पहली NEP को वर्ष 2007 में अधिसूचित की गई थी। तो सबसे पहली NEP कब अधिसूचित की गई थी? 2007 में। अब जानते हैं NEP की मुख्य विशेषताओं के बारे में कि पहली आती है ऊर्जा की बढ़ती मांग का होना, कि भारत में पिछले कुछ दशकों से बिजली की मांग लगभग 4.1% CAGR से बढ़ी हुई है। साथ ही यह अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में देश में बिजली की मांग 7.18% के CAGR से बढ़ सकती है। स्थापित क्षमता के संदर्भ में देखें कि यह वर्ष 2026 से 2027 के लिए विद्युत की संभावित स्थापित क्षमता 610 गीगावाट होगी। इसमें 57.4 का योगदान गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों का होगा। मार्च 2022 में कुल विद्युत स्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों का योगदान लगभग 40% होता है। कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में कोयला आधारित संयंत्रों में औसत CO2 दर में गिरावट देखी जा रही है और यह बात इस बात का संकेत करती है कि कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन दक्षता में सुधार हो रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के योगदान में देखते हैं कि 2026 से 27 तक कुल एनर्जी मिक्स ने RE स्रोतों की कुल स्थापित क्षमता लगभग 35% होने का अनुमान है, जिसमें 2031-32 में यह क्षमता 44% तक पहुँच सकती है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के संदर्भ में देखें कि भारत में 2005 से 2016 तक के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 24% की कमी की है। इसके अलावा भारत अब 2005 के स्तर से 2030 के मुकाबले में उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी लाने हेतु प्रतिबद्ध है। विद्युत उत्पादन संसाधन के संदर्भ में कि इसमें पारंपरिक स्रोत का होना, नवीनी और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का होना, भंडारण स्रोत का होना जिसके अंतर्गत जैसे पंप एंड स्टोरेज सिस्टम, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ग्रीन हाइड्रोजन आदि होते हैं, जिसमें ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां जैसे फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कंप्रेस्ड एयर स्टोरेज सिस्टम, हाइड्रोजन आदि इसके अंतर्गत प्रमुख भंडारण क्षेत्र होते हैं। अब आता है NEP द्वारा रेखांकित प्रमुख चुनौतियों के संदर्भ में देखें कि पहली चुनौती आती है ग्रिड के साथ नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण में आने वाली चुनौतियां, जिसमें आती है पहली इंटरमिटेंसी के बारे में या अनियमित अंतराल होना। अनियमित अंतराल के संदर्भ में देखें कि सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में समय समय पर अंतर आने और उत्पादन में अनिश्चितता की वजह से विद्युत की मांग और आपूर्ति में सामंजस्य बिठाना मुश्किल होता है। ग्रिड के साथ एकीकरण करने के संदर्भ में देखें कि ग्रिड में बड़े पैमाने पर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को शामिल करने के लिए अन्य ऊर्जा स्रोतों में इसके संतुलन की आवश्यकता होगी। चूंकि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत स्थिर प्रकृति के होते हो, अतः ग्रिड की मांग के अनुसार अन्य ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा को तेजी से बढ़ाने और कम करने की जरूरत पड़ेगी। स्थान विशेष संसाधनों के संदर्भ में कि सौर और पवन ऊर्जा संसाधनों सह में ही जगह उपलब्ध नहीं होती है। दरअसल ये ऊर्जा स्रोत स्थान विशिष्ट होते हैं और यह एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा स्थापित करने की कुछ चुनौतियां, जिसमें पहली आती है जैसे परिचालन संबंधी मुद्दे के बारे में कि भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना और उपयोग कर लिए सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों का निपटान करना एक जटिल कार्य है। इसके अतिरिक्त RE परियोजनाओं को प्रभावित करने होने वाली समुदायों के विरोध का सामना करना पड़ता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में इसमें संबंधी बाधाएं, सामग्रियों तथा वित्त पोषण की उच्च लागत या अन्य चुनौतियां आती हैं। उच्च तापमान के साथ जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन या सूखा जैसे संकट पनबिजली उत्पादन से प्रभावित होते हैं। जल विद्युत संयंत्रों की स्थापना से प्रभावित लोगों को पुनर्वास या पुनरुत्थान एक अन्य मुद्दा रहा है। कार्बन कैप्चर तकनीक से जुड़े कुछ मुद्दे, जिसमें आती है कि अधिक लागत आती है, किंतु अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर इन तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रौद्योगिकियां भी बहुत महंगी होती हैं और इस क्षेत्र में विश्व की कुछ कंपनियां का ही वर्चस्व रहता है। स्मार्ट ग्रिड से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में देखें कि सूचना को गोपनीय बनाए रखना तथा साइबर हमलों में विद्युत प्रणालियों को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होती है। कोयले की निम्न गुणवत्ता आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयला निम्न श्रेणी का होता है, जिसमें कोयले को राख की मात्रा में 30 से 50%, जबकि आयातित कोयले की राख में 10 से 15% तक होती है। इसको आगे की राह में देखते हैं कि इसमें ग्रिड के साथ नवीनीकरण ऊर्जा के एकीकरण की चुनौतियों के समाधान करने चाहिए, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा के मिश्रण के संदर्भ में देखें कि इसमें भारत में सौर और पवन ऊर्जा के संसाधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शाम और रात्रि में हवाई तेज हो जाती हैं। इस समय सौर ऊर्जा सीमित मात्रा में प्राप्त होती है और इनसे मिश्रण से नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही भूमि संसाधन और ट्रांसमिशन प्रणालियों को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में देखते हैं कि ऊर्जा भंडारण प्रणाली फ्रीक्वेंसी विनिमय ग्रिड की स्थिरता सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह अतिरिक्त ऊर्जा को भंडारित कर मांग के अनुरूप उपभोग को करने में सक्षम बनाती है। मांग प्रतिक्रिया में देखें कि मांग पक्ष संबंधी ऊर्जा प्रबंधन उपाय ग्राहकों को उस समय अस्थायी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जब स्वाभाविक रूप से अधिक हो। जैसे उदाहरण के लिए जब पवन ऊर्जा और सौर सेल मांग से अधिक उत्पादन कर रहे हो तो मांग प्रबंधन के तहत ऐसे समय में कम दरों वाला उचित मूल्य संकेतक उपभोक्ताओं को अधिक बिजली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार लोड को स्थानांतरित करने में मदद मिलती है और उत्पादन संसाधनों को बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है। ऑफ ग्रिड नवीनीकरण स्रोत क्षेत्र के प्रोत्साहन के संदर्भ में किया पारंपरिक बिजली के साथ बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि इसमें सुदूर इलाकों में विद्युत ट्रांसमिशन में होने वाले निवेश में कमी आएगी। जैसे उदाहरण के लिए चावल की भूसी आधारित बिजली उत्पादन एक ऐसा ही मॉडल है। सहकारी संघवाद के संदर्भ में उच्च ऊर्जा दक्षता से संबंधित प्रमुख गतिविधियों पर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच अधिक तालमेल सुनिश्चित करने में सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। निजी निवेश के संदर्भ को आकर्षित करने के लिए देखें कि इसमें अधिक उपाय की आवश्यकता है, क्योंकि यह नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार गतिविधियों के समर्थन करने के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए। पानी का कम उपयोग करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संदर्भ में कि इसका उद्देश्य सौर पीवी पैनल्स या मॉड्यूल्स की ड्राई क्लीनिंग, रोबोटिक सफाई जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में आगे के राय या सुझाव के रूप में देख सकते हैं। अब आता है कि इसमें पहले नंबर पे इसके देख लेते हैं कि 31 इसके जो भारत में विद्युत क्षेत्र में आए बदलाव, भारत में विद्युत क्षेत्र में आए बदलाव के संदर्भ में देखते हैं कि पिछले 9 सालों में 175 गीगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता में विद्युत की कमी से विद्युत अधिशेष की स्थिति में आया हुआ है। नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर भारत का चौथा स्थान है, क्योंकि यह कुल स्थापित क्षमता का 43% नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त होता है। सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ घरों की विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। DDGJY के अंतर्गत 100% गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है तथा उजाला योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच LED बल्बों की खरीद मूल्य में लगभग 90% की गिरावट आई है तथा RDSS के तहत डिस्कॉम्स का वितरण डाटा 21.5% से कम होकर 16.5% हो गया है। इसके संदर्भ में इसके कुछ विद्युत क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हैं। 31 मार्च 2022 तक अखिल भारतीय स्थापित क्षमता में, जिसमें नवीनीकरण स्रोत जो है वह 39% है, कोयला 51% है, लिग्नाइट 2%, परमाणु 2%, डीजल 1% से भी कम और गैस 6% है। इसमें यह इसका 2 मार्च 2021 तक का यह डेटा है। अब आता है कि इसमें 31 मार्च 2022 तक नवीनीकरण ऊर्जा की अखिल भारतीय स्थापित क्षमता कितनी है। इसमें जिसमें बड़ी विद्युत जल विद्युत परियोजनाओं में 30% है, सौर ऊर्जा में 34% है, पवन ऊर्जा 26% है, लघु जल विद्युत 3% और बायोमास से जो एनर्जी होती है वह 7% इसमें ऊर्जा क्षमता को दिखाया गया है। अब आता है विद्युत क्षेत्र की प्रमुख पहलों के बारे में, जो जिसके विद्युत क्षेत्र में जो विकास के लिए प्रमुख पहलें स्टार्ट की गई हैं उन पहलों के संदर्भ में देखते हैं। जैसे कि पहली पहल आती है प्रतिस्पर्धी संघवाद का होना। राज्य ऊर्जा दक्षता प्रति सूचकांक राज्यों को उनके कार्यक्रम की निगरानी में मदद करता है। सार्वभौमिक विद्युतीकरण का उद्देश्य निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना,
सभी के लिए किफ़ायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति योजना या उजाला योजना स्टार्ट की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में ऊर्जा सहयोग पर सार्क फ्रेमवर्क तैयार किया गया और यह बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में भारतीय उद्योगों को ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना शुरू की गई है। कार्बन बाजार में किया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में इंडिया कार्बन मार्केट में एक राष्ट्रीय कार्बन बाजार की घोषणा की गई है। नवीनीकरण ऊर्जा विकास के संदर्भ में इसमें प्रमुख योजनाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल, पीएम कुसुम योजना, हरित ऊर्जा गलियारा विकास आदि इसके अंतर्गत नवीनीकरण ऊर्जा के विकास के अंतर्गत कुछ योजनाएं चलाई गई हैं। अब आती है फ्लाई ऐश के उपयोग के संदर्भ में कि विभिन्न सरकारों योजनाओं या कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान आदि में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। तो यह नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में या विद्युत के क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई गई हैं उनके संदर्भ में इसके अलग अलग हर एक क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं और जिस पर अभी वह कार्यरत है। यहाँ पर हम यह हमारा पहला पार्ट रहेगा इन इकोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन से योजना से शुरू करेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।